पिछले क्लास में लोग डिस्कस कर रहे थे फीचर्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से पहले, और आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का हम लोग डेफिनेशन बताए थे। कौन से सेक्शन में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है? सेक्शन 10। और किसका सेक्शन 10? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम लोग कौन सा कानून पढ़ रहे हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये ना हम लोग पढ़ रहे हैं 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसका सेक्शन 10 में लिखा है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब सही कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो याद रखिए 8 शर्त होना चाहिए। अगर 8 में से किसी शर्त, कोई भी शर्त अगर पूरा नहीं हुआ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। वैलिड मतलब सही नहीं होगा कानून से। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है इस कॉन्ट्रैक्ट को कोई काट नहीं सकता, कहीं चल जाओ सही है। और अगर इसमें से कोई भी अगर गड़बड़ाया, एक भी कमी हुआ, तो आपका वैलिड के जगह पे वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। कोई दिक्कत है? या वॉइडेबल हो जाएगा। अगर वैसा परिस्थिति आता है तो वॉइडेबल भी हो जाएगा। अब आपको देखना है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। मान लीजिए हम किसी से जमीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एग्रीमेंट बनाएंगे जमीन खरीदने का, तो आखिर उस एग्रीमेंट में क्या क्या बात होना चाहिए, तब माना जाएगा मेरा एग्रीमेंट सही है। नहीं तो एग्रीमेंट गलत हो जाता है। और अगर एग्रीमेंट गलत है, मान लो उसी एग्रीमेंट के आधार पर आप 20 लाख रुपए दे दिए किसी को, तो पैसा भी नहीं देगा। वो बोलेगा जो करना कर लो जाओ। अब आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट आपका रिजेक्ट कर दे रहा है क्योंकि आपका एग्रीमेंट सही नहीं है। तो क्या क्या होना चाहिए एग्रीमेंट करने के लिए? तो सबसे पहला चीज होता है, एग्रीमेंट के लिए जरूरी चीज है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये दोनों रहेगा ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, दैट मीन्स एग्रीमेंट। पहले ऑफर होता है फिर एक्सेप्टेंस होता है, जब दोनों जुड़ता है तो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। कहीं कोई दिक्कत है? अब आपने क्या किया, ऑफर किए नहीं, बिना ऑफर का एक्सेप्टेंस हो गया, तो एग्रीमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए देखिएगा जब सरकारी कोई विभाग, जैसे सरकारी हॉस्पिटल, उसको दवा चाहिए, दवा खरीदना है, तो टेंडर निकालती है, पेपर में छपवाती है। टेंडर निकलने के बाद कोई आदमी उसका टेंडर भरता है, भरने के बाद सरकार उसको टेंडर अलाउड करती है, फिर वो दवा हर हॉस्पिटल में सप्लाई करता है। अगर यूनिवर्सिटी को बेंच बनवाना है तो यूनिवर्सिटी पहले पेपर में टेंडर छपवाती है। टेंडर छपवाती है, इसका मतलब क्या देती है? ऑफर देती है हर उस व्यक्ति को जो फर्नीचर का सप्लायर है कि भाई तुम मेरे यहाँ फर्नीचर सप्लाई कर सकते हो, तुम मेरे यहाँ बेंच सप्लाई कर सकते हो। सारा आदमी ऑफर एक्सेप्ट करेगा, फॉर्म भरेगा, उसको टेंडर भरेगा और पैसा जमा कर, जो उसका फी होता है वो जमा करके छोड़ देगा। उसके बाद मान लो यूनिवर्सिटी के पास 12 ऐसे फर्नीचर सप्लायर फॉर्म भर के आ गए कि हम सप्लाई करेंगे आपको बेंच, 1000 बेंच हम आपको सप्लाई करेंगे। तो फिर यूनिवर्सिटी देखती है कि उसमें से बेस्ट सप्लायर कौन है जो कम रेट में और बेस्ट क्वालिटी का बेंच हमको दे दे, और फिर हम उसको ऑर्डर देते हैं। और तब माना जाता है कि आपने सारा काम एज पर एग्रीमेंट किया है। अभी सबसे अच्छा एग्जांपल हम आपको देते हैं। हमारे राज्य के एक मंत्री आलमगीर आलम फंस गए, हाँ या नहीं? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, फंस गए। अभी देखिए कितना सारा संपत्ति जो है जब्त किया जा रहा है। तो उन पर केस एक और चलेगा। एक केस क्या चलेगा कि उन्होंने ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया। बहुत सारा ऐसा चीज था जिसका टेंडर प्रॉपर तरीके से निकाला नहीं गया। टेंडर निकाले बगैर किसी एक आदमी को दे दिया गया और वो आदमी काम किया, सर्टेन परसेंटेज जो है कमीशन दिया मंत्री साहब को, और कमीशन भी करोड़ों में, उतना करोड़ रुपया कमीशन आ गया। तो यहां तो सीधा केस बनेगा एग्रीमेंट फेलियर का कि आपने जो सिस्टम था, लॉ था, उस हिसाब से काम ही नहीं किया। तो सबसे पहले आपको करना होगा, किसी को ऑफर देना होगा, वो ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तो बात आगे बढ़ेगा, तब एग्रीमेंट बनेगा। हम ऑफर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। अब जैसे हमने किसी को ऑफर दिया कि भैया हमारे घर के आगे जो आपकी जमीन है वो हम लेना चाहते हैं, हम उसके सामने क्या दीजिए? ऑफर। ऑफर को हम लोग प्रपोजल बोलते हैं। हम उसके सामने एक प्रस्ताव रखें कि हम प्रस्ताव रखते हैं कि हमारे घर के आगे आपकी जमीन है, तो हम चाहते हैं कि आप हमको ये दे दो। हमने ऑफर दिया, प्रस्ताव दिया, प्रपोजल दिया। अब वो बोलेगा हम नहीं देंगे, तो जबरदस्ती है क्या? आप कुछ नहीं कर सकते, बात खत्म। लेकिन अगर बोला कि ठीक है, इतना भी बोल दिया, तो उम्मीद जगा हुआ है कि शायद वो एक्सेप्टेंस हाँ कह दे। फिर रिक्वेस्ट करेंगे, भाई देखो मेरा आपके को काम का नहीं, लेकिन मेरे घर के आगे रहेगा, बहुत कुछ रिक्वेस्ट करेंगे और उसको क्या करवाएंगे? एक्सेप्टेंस दिलवाएंगे, हाँ बुलवाएंगे। तो जब बोल दिया हाँ, इसके बाद तय होता है कंसिडरेशन, कितना रुपया में। कंसिडरेशन समझते हो? कंसिडरेशन का मतलब होता है कितने रुपये में। अरे भाई खाली हाँ बोलने से जमीन मिल जाएगा? तय करो कि कितने रुपये, कितना लेन देन करना पड़ेगा, बता दीजिए। और जैसे कंसिडरेशन तय होता है वैसे क्या बन जाता है? इसका मतलब एग्रीमेंट बनने के लिए 3 चीज होना चाहिए, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। ऑफर,
एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन, तीनों रहेगा तब क्या बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा। कहीं कोई दिक्कत है? और अगर इस चैनल का इस्तेमाल नहीं किया और एग्रीमेंट बना लिए तो गलत है। डायरेक्ट किसी को उठाइएगा रास्ते से और चल जाएगा कोर्ट और बोले लिखो एग्रीमेंट में, तो एग्रीमेंट सही नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट ले जाया जा सकता है, बिना ऑफर और बिना एक्सेप्टेंस किए ले जाया जा सकता है, धमकी देके। घर में घुस गया एक आदमी मेरा, अब बंदूक की नोक पर पूरा फैमिली को रखा हुआ है, अब बोला चलो गाड़ी में बैठो और चलो कोर्ट, जमीन हमारा लिखोगे तो छोड़ देंगे तुम्हारे फैमिली को, और नहीं लिखोगे सोच लो तुम्हारा फैमिली में कोई कल का सूरज नहीं देखेगा। क्या करेगा वो आदमी? वहां पे क्या हुआ है, ऑफर हुआ है क्या? नहीं, वो तो सीधा दादागिरी है, ना ऑफर है ना एक्सेप्टेंस। हम हाँ बोले नहीं बोले, जबरदस्ती मजबूरी में लेके चला गया। तो ऐसे में अगर हम उसमें लिख भी देते हैं उसको जमीन, बाद में कोर्ट में हम एक प्रूफ करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि प्रूफ तो हमें कौन करना पड़ेगा कि हम सही हैं सर वो गलत है। तो अगर हम कामयाब हो जाते हैं प्रूफ करने में, तो ऐसे केस में ये एग्रीमेंट जो है कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होते तो फिर कंटिन्यू रहेगा। दूसरा, एग्रीमेंट बन गया लेकिन एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, इलीगल एग्रीमेंट भी बनता है। एग्रीमेंट में भी लीगल और में भी इलीगल, एग्रीमेंट लीगल भी हो सकता है और इलीगल। अब दो चोर है, वो लोग चोरी का एग्रीमेंट बनाया दोनों आपस में कि भाई जितना चोरी से आएगा 50% के तुम मालिक हो, 50% के हम मालिक है, आधा आधा। एकदम प्रॉपर एग्रीमेंट से चल रहा है, मतलब गलत धंधा भी सही तरीके से चला रहा है एग्रीमेंट वाइज। क्या ये सही है? क्योंकि यहाँ पे लीगल है इसका पर्पस। अच्छा, हमने किसी आदमी को 5 लाख रुपया देने का प्रॉमिस किया कि तुम उसका मर्डर करो तो हम 5 लाख देंगे, नहीं बोलता है पिक्चर वाले देखे होंगे 1 लाख अभी बाकी काम होने के बाद, तो 1 लाख दिया, प्रॉपर लिखवाया सब कोर्ट उट में सब कुछ लिखवाया, क्या वो एग्रीमेंट बन भी गया, क्या वो एग्रीमेंट लीगल है? तो वो इलीगल एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट दोनों हो सकता है, लीगल और, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कभी भी इलीगल नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट जब भी होता है तो क्या होता है, लीगल। सही काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनता है, गलत काम के लिए नहीं। और एग्रीमेंट सही गलत दोनों काम के लिए बन सकता है, एग्रीमेंट सही गलत दोनों काम के लिए बन सकता है। तो पहला एग्रीमेंट बनना चाहिए, दूसरा एग्रीमेंट वैधानिक रूप से लीगल रूप से लागू होने चाहिए। तीसरा, जो लोग एग्रीमेंट बनाने वाले पार्टी हैं वो हंसी मजाक नहीं करे, वैधानिक उत्तरदायित्व स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। यानी अगर एग्रीमेंट में बात बोले हैं तो हम आपको देंगे, ये होना चाहिए। तो बोलता है डिजायर टू स्टैब्लिश लीगल लाइबिलिटी। बहुत बार क्या होता है, हंसी मजाक का पात्र हो जाता है, हम तो मजाक में बोले थे, ऐसा नहीं। अगर आपने बोल दिया कि आपको देंगे तो फिर देना पड़ेगा। अगर आपने बोल दिया कि हम आपको देंगे तो आपकी लाइबिलिटी बनती है, आपको देना पड़ेगा, हंसी मजाक की बात नहीं है भाई। बात समझ गए? अगर हम बोले कि काम कर दो, नहीं करोगे तो हम ये दे देंगे, तो देना पड़ेगा अगर हम हार जाएंगे तो। इसीलिए एग्रीमेंट हंसी मजाक का बात नहीं, जो बात लिखा हुआ एग्रीमेंट में वो आपको करना पड़ेगा। और आगे क्या है, जो एग्रीमेंट करने वाले पक्षकार होंगे, पार्टीज होंगे, 2 पार्टी तो कम से कम चाहिए ना, पक्षकार होंगे, उसमें अनुबंध करने की क्या होनी चाहिए, आपको बताया था अनुबंध करने की क्षमता 3 होती है। 18 साल से अधिक उम्र का होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, और किसी भी अधिनियम द्वारा अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। यानी पहला 18 साल से अधिक उम्र का बंदा होना चाहिए, जिसको बोलते हैं मेजर पर्सन। दूसरा होता है मेजर पर्सन होना चाहिए, दूसरा होता है साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति होना चाहिए, और तीसरा बोलता है नॉट डिस्क्वालीफाई बाय एनी लॉ, किसी देश के किसी भी कानून से वो अयोग्य नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों किसी आदमी में है कि अयोग्य नहीं है, 18 प्लस है और स्वस्थ मस्तिष्क है, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो आप अपने बारे में देख लेना कि आप ये तीनों में सेट बैठते हो तो आप एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। बात समझ गए? इसलिए देखिएगा, किसी भी तरह का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 18 प्लस मांगता है। आप वोट कब देते हो, नौकरी कब होती है, क्योंकि आप एग्रीमेंट कर सकते हो। आप लोग एक बात शायद गौर नहीं किए, आप लोग जब तक 18 से नीचे थे, जब तक आप 18 से नीचे थे, तब तक जब भी आप कहीं फॉर्म भरते थे ना, तो उसमें लिखा रहता सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स। और जैसे 18 हो गया उसके गायब हो गया हो, अब फॉर्म में कहीं नहीं लिखा रहता सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, अब आप सिग्नेचर मारते। क्या अभी जो आप फॉर्म भरते हो उसमें पेरेंट्स का सिग्नेचर होता है? नहीं रहता है। कहाँ गायब हो गया? क्योंकि अब आप मेजर हो गए, अब आप सोचने समय की क्षमता रखने लगे कि उससे क्या होगा मेरा, इससे हमको फायदा होगा या घाटा होगा, इसलिए वहां सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स हटा दिया। बात समझ गए? नहीं तो पहले गार्जियन का सिग्नेचर के बगैर कुछ काम ही नहीं होता था। तो जब 18 प्लस हो गए तो आप मेजर हो गए, फिर आपको गार्जियन सिग्नेचर का जरूरत नहीं है, आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो आपको क्या करना है। चलिए समझ गए क्षमता, कितनी क्षमता होनी चाहिए? 3 चीज। पहला 18 प्लस, दूसरा स्वस्थ मस्तिष्क, और तीसरा किसी भी कानून से अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद बोलता है कि 5वां में पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, फ्री कंसेंट। यानी कोई व्यक्ति अगर हाँ बोल रहा है तो अपनी इच्छा से बोले, जबरदस्ती नहीं, धमकी देके नहीं।
वैधानिक प्रतिफल और वैधानिक उद्देश्य होना चाहिए। जो प्रतिफल हो, जो किसी काम को करने के बदले में मिलता है, वो वैधानिक होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। अब हम आपको पैसा दे रहे हैं 5 लाख रुपया, बदले में आप हमको शराब दे रहे हैं या ड्रग्स दे रहे हैं, तो क्या हम 5 लाख तो दे रहे हैं, लेकिन इस एग्रीमेंट के बदले में जो हमको मिल रहा है ड्रग्स, वो क्या वैधानिक है? हम किसी को 4 लाख रुपया दे रहे हैं, बदले में हमको AK-47 दे रहा है, क्या ये वैधानिक है? इसका मतलब है कि जो भी एग्रीमेंट के बदले में लिया और दिया जाता है वो वैधानिक होना चाहिए और उसका उद्देश्य भी वैधानिक होना चाहिए। अब हम किसी का मर्डर करने का आपको पैसा दे रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं कि मर्डर कर दो, उसका क्या उद्देश्य मेरा सही है? अगर हम पैसा दे भी रहे हैं, एग्रीमेंट हो भी रहा है, तो ये एग्रीमेंट का उद्देश्य सही नहीं है, तो इसलिए एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसे नीचे है कि किसी भी अधिनियम द्वारा अगर कोई व्यर्थ घोषित ठहराव लिख दिया गया, कोई कानून में अगर लिखा है कि यह ठहराव व्यर्थ घोषित है, तो वो नहीं होना चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वो व्यर्थ है। जैसे 18 साल से अधिक उम्र के बच्चे को, लड़का लड़की हो, शादी विवाह करने में आप रुकावट नहीं डाल सकते, किसी का व्यापार में रुकावट नहीं डाल सकते, वो बिजनेस चला सकता है जहाँ चाहे वहाँ। तो ये सब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है तो वो पहले से ही क्या है? व्यर्थ है, पहले से व्यर्थ घोषित है। अगर ऐसा किए तो गलत है। और अब बोलता है अनुबंध किस क्या होना चाहिए? लिखित होना चाहिए और साक्षी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। यानी जो भी आप एग्रीमेंट करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, उसको लिखवा लो और जो ऑफिसर है उससे रजिस्टर्ड करा लो। रजिस्टर्ड मतलब उससे सिग्नेचर करा लो, ताकि कल होके केस होगा तो क्या होगा? सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि आपके पास सारा कुछ वैलिड प्रूफ रहेगा। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? तो 8 फीचर्स होने चाहिए। कहीं कोई दिक्कत है? अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग सबसे पहला बात पढ़ते हैं, क्या? प्रपोजल। क्या होता है प्रपोजल? सब जानते हैं। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है, आया नहीं? एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के पास अपनी इच्छा प्रकट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रस्ताव, प्रपोजल। देखो बड़ा अच्छा लिखा है कि प्रपोजल अगर हम सामने में देते हैं, किसी को प्रस्ताव दिए, तो अगर वो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तो प्रस्ताव को स्वीकार करने का वही मीनिंग होगा जो बारूद से भरी रेलगाड़ी में जलती दिया सलाई का। मतलब रेलगाड़ी पूरा बारूद से भरा हुआ है और माचिस जला हुआ है और फेंक देंगे उस पर, तो क्या होगा? सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। वैसे ही यहाँ है कि अगर प्रपोजल को किसी ने एक्सेप्टेंस कर दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात समझ गए? सब कुछ क्या होगा? ठीक। तो यही बात यहाँ समझना। तो वो हम लोग प्रपोजल देख रहे हैं। प्रपोजल को यहाँ जो डेफिनेशन दिया सेक्शन 2A में नहीं समझ पाएगा, इतना लंबा देख लीजिए, हम आपको आसान बता देते हैं। प्रपोजल का मतलब होता है जब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सामने प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा किसी काम को करने या नहीं करने का। ठीक है, तो हम कहेंगे कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सामने क्या रखा? प्रपोजल। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उनको अपनी बेटी की शादी करनी है। ठीक है, ए बेटी की शादी करनी, बी के पास गए और बी को बोले कि भाई आपका बेटा अच्छा है, पढ़ने में ठीक ठाक है, तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी आपके बेटे से हो जाए। तो अच्छा, ये क्या सोच के बी के पास गया होगा कि बी एकदम एक्सेप्ट कर ही लेगा कि नहीं करेगा? सोच लेना, उसको कल का सूरज नहीं देखने देंगे, ऐसा सोच के क्या? क्या नहीं, ये सोच के ऑफर दिया इसको, क्या ठीक है एक्सेप्ट कर भी सकता और हो सकता है बी को पसंद ना आए, बोलेगा नहीं आपकी बच्ची से हम अभी शादी नहीं करेंगे, या हो सकता है मेरा बेटा रेडी नहीं, बहुत सारा चीज़ है। या बी को लगा कि ए उतना पैसा नहीं दे पाएगा, बहुत सारा कारण होगा, बी रिजेक्ट भी तो कर सकता है, लेकिन फिर भी ए प्रपोजल दिया कि नहीं दिया। तो एक व्यक्ति सामने वाले को प्रपोजल देता है कि सामने वाला एक्सेप्ट भी कर सकता और रिजेक्ट भी कर सकता है। नहीं, ये इसका पर्पस पहले ही से कंफर्म है, या तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट होगा या तो मेरा प्रपोजल क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक्सेप्ट भी होगा, रिजेक्ट भी होगा। तो ऐसे में कहा जाएगा कि ए ने बी के पास क्या भेजा? प्रपोजल भेजा। ए ने बी के पास क्या भेजा? प्रपोजल भेजा। देखिए यहां लिखा है, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने अथवा उससे विरत रहने मतलब ना करने के संबंध में अपनी इच्छा प्रकट करता है कि वह व्यक्ति उस काम को कर भी सकता और नहीं कर सकता है, तो कहा जाएगा कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के पास प्रपोजल भेजा, प्रस्ताव भेजा। कोई दिक्कत किसी को? ये प्रपोजल मतलब ये नहीं सोचना कि एक्सेप्टेंस हो ही जाएगा। प्रपोजल आप दीजिए, उसका मन करेगा तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। कहीं कोई दिक्कत है? तो प्रपोजल एक्सेप्ट करना और नहीं करना उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो क्या होता है, अच्छा यहाँ 2 होता है, एक होता है प्रपोजर, इसको इस पार्टी को बोलते हैं प्रपोजर, जो प्रपोजल दे रहा है इसको बोलते हैं प्रपोजर, और ये प्रॉमिसी है जो प्रॉमिस करेगा। ठीक है, ये क्या है? प्रॉमिसी। तो जब प्रपोजर ने प्रॉमिसी को दिया प्रपोजल, प्रॉमिसी बोलता है रिजेक्ट कर दिया, नहीं खरीदेंगे। जैसे हम लोग पास तो सुबह शाम प्रपोजल आते रहता है, आपके पास भी आ रहा है सुबह शाम,
कोई कंपनी ऑफर करी भैया 499 में इंश्योरेंस करा लीजिए, उसने तो प्रस्ताव दिया, हम कुछ नहीं पहले फोकस ही नहीं किया, उसका फोन काट दिया, ये बोले हम नहीं कराना हमको, तो हमने क्या किया, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। आपके पास भी देखिए दिन भर कंपनियों का प्रपोजल आता रहता है, ये है वो है, फोन एक अनाप शनाप फोन आता रहता है। हम क्या करते हैं, कुछ को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ को क्या करते हैं, तो क्या वो प्रपोजल देना छोड़ देता है? आप मना किए किसी और को बेचेगा, बेचना तो है उसको दिन भर, तो दिन भर वो किसी न किसी को प्रपोजल भेज रहा है, प्रस्ताव रख रहा है। कोई उसकी बात को सुना, एक्सेप्ट किया, कोई उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट किया बात आगे बढ़ गया, नहीं एक्सेप्ट किया तो फिर आपको छोड़ के दूसरा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? मार्केटिंग में बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया जाता है कि मिला तो बेस्ट और नहीं तो नेक्स्ट। अब हम जा रहे हैं किसी के पास, वो हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदा, कोई बात नहीं, खरीद लिया तो अच्छी बात है, नहीं खरीदा तो उसको इग्नोर मारो, अगला चलो। ये समझो कि ये मेरे प्रोडक्ट को खरीदने लायक नहीं है, यही मान के आगे बढ़ो। क्योंकि मार्केटिंग में थोड़ा बुरा लगता है ना, मान ले समझाए 1.5 घंटा से समझा रहे हैं उसको और फिर लास्ट में बोलता है हमको नहीं लेना है, जाओ, तो आदमी बुरा लगता है, यार 1.5 घंटा मेरा दिमाग खराब किया, इतना चिल्लाए, इतना समझाए और नहीं लिया। तो इसलिए एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला कि मिला तो बेस्ट और नहीं तो नेक्स्ट। अब एकदम डरना नहीं है, आप छोड़ते जाओ, इग्नोर करते जाओ, ये सोचो कि ये आपके प्रोडक्ट को खरीदने लायक नहीं था, यही मान के चलो, तो थोड़ा दिल को संतुष्टि मिलता है कि गलत आदमी साथ पड़ गए हम चक्कर में। तो यही बात आपको समझना प्रपोजल में। कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत? क्या बताए? जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास प्रपोजल रखता है इस उद्देश्य से कि सामने वाला उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, तो हम ये कहेंगे कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सामने क्या रखा, प्रपोजल रखा। अब यहाँ पे दो है, प्रपोजर कौन होता है? 2 पर्सन होता है, पार्टी 2 होता है। एक होता है प्रपोजर, प्रपोजर वह होता है जो प्रपोजल रखता है। एक और डेफिनेशन याद दिया, प्रपोजर वह होता है जो प्रपोजल क्या करता है, रखता है। जो प्रॉमिस करता है उसको प्रॉमिस ही बोलते हम लोग। कोई दिक्कत? अब प्रपोजल के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो सबसे पहला विशेषता है कि कम से कम 2 आदमी तो होना चाहिए ना। अब हम कोई आदमी नहीं, हम अकेले क्या प्रपोजल रखेंगे किसी के पास? बात समझ गए? अकेले प्रपोजल मतलब सपना देख रहे हो, रियलिटी में कम से कम कितने आदमी होने चाहिए? 2। दूसरा क्या है, प्रस्ताव किसी काम को करने या ना करने का, दोनों ना हो सकता है, कोई काम को करने और ना करने का, भाई कर भी सकते और नहीं भी कर सकते। कभी कभी हम प्रस्ताव रखते हैं ना करने का, जैसे एक व्यक्ति बोला सामने वाले को, मान लो हमारा कोई जान पहचान का आदमी है, वो हमारा कंपटीटर वाला कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहा है, तो हम रिक्वेस्ट किए कि सर आप उसमें डायरेक्टर मत बनो, उसके लिए हम आपको ये करेंगे। तो हम प्रपोजल दे रहे हैं किसी काम को करने का या नहीं करने का। या अभी जो एग्जांपल बता रहे वो भी एग्जांपल काम करेगा कि हम जो सामने वाले को प्रपोजल दे रहे तो वह या तो कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। और देखो तीसरा, प्रस्तावक जो प्रस्ताव देता है, जो प्रपोजल देता है, द्वारा दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से इच्छा प्रकट किया जाना। जो प्रस्तावक है, जो प्रस्ताव देता है, वो इस उद्देश्य से सामने वाले को देता है कि सामने वाले की क्या मिलेगी, सहमति मिलेगी। हमारा तो उद्देश्य यही रहता है कि हमको हाँ बोल दे। बात समझ गए? तो ये जो प्रपोजल होता है वो इस उद्देश्य से सामने वाले को देता है प्रपोजल कि उसकी सहमति हमको प्राप्त हो जाए। बोलता है प्रस्ताव की विशेष शर्तों का संवहन, जो प्रपोजल का विशेष शर्त होगा उसका संवहन किया जाता है। संवहन मतलब समझते हो, कम्युनिकेट किया जाता है। अच्छा, जब सामने प्रपोजल देते हैं तो क्या करते हैं, जितना आपका टर्म्स एंड कंडीशन सब पढ़ के सुना देते हैं या जो विशेष बात होता है उसको सुनाते हैं। आप मोबाइल खरीदेंगे ना, मोबाइल दुकानदार आपको प्रपोजल दिया, सबसे पहले आप अपने से पहले डिसाइड करके गए थे यही खरीदना, नहीं आप बोले दिखाओ भाई, तो सब कुछ बताया आपको, नहीं प्रपोजल दे रहा है। देखिएगा उसमें किसी 1-2 मोबाइल पर ज्यादा फोकस कर रहा है, ये वाला खरीदो, शायद या तो महंगा वाला दे रहा होगा कि ये महंगा मोबाइल है, जल्दी बिक जाएगा, मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो उसको वो फोकस किया, आपको सामने वो प्रपोजल दिया कि बढ़िया है, ये सब कुछ बता दिया। तो बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है, सारा शर्त मोबाइल का बता देता, वो खाली वही बताता जो उसका स्पेशल फीचर्स है, बाकी चीज बताता ही नहीं मोबाइल का। कोई भी चीज खरीदते हैं क्या बताता है, विशेष शर्त। आप कुछ भी खरीदने जाइए खाली स्पेशल फीचर्स बता देगा, बाकी नहीं बताएगा। तो बोलता है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए प्रपोजल का, किसका? अब जब जमीन खरीदने बेचने का होता है तो क्या क्या तय होता है जी बताओ, स्पेशल फीचर्स, पैसा कितना लगेगा, एग्रीमेंट करा देंगे कि बस 2-3 चीज डिस्कशन होता है काफी, बाकी डेप्थ में जाके कुछ भी नहीं बताता। अगर कुछ भी बता दिया ना प्रपोजर, प्रस्ताव देने वाला अगर कुछ बता दिया तो सामने वाला नहीं खरीदेगा। अब आप टीवी दुकान में जाइए, ठीक है, और टीवी दुकान में बोलिए कि टीवी हमको दिखाओ, अब टीवी दुकानदार दिखा रहा है कि देखो सारा टीवी खरीदना है इसको छोड़ के, तो कभी वो जिंदगी में कोई खरीदेगा उसको?
तो क्या करता है वो, कुछ नहीं, स्पेशल जो आप पूछिएगा वो बताएगा, नहीं पूछेगा चुपचाप रहेगा। आप बोल दीजिए कि यही वाला दे दो, हाँ बहुत जबरदस्त है सर, ले जाइए। बात समझ गए? उसका काम नहीं है कि सामने वाले को सेटिस्फाई करना, उसका काम ये है कि सामने वाला जो पूछेगा उसका जवाब देना। हम गलत जवाब देंगे तो हम दोषी हैं, लेकिन आप बिना कोई जानकारी का कोई सामान खरीद लीजिएगा तो रिस्पॉन्सिबल तो आप है। बायर बीवेयर इसको हम लोग बोलते हैं। आगे प्रस्ताव कैसे होता है जी, प्रपोजल कैसे देते हैं? ऑर्डर, धमकी, विनय के, विनय समझते हैं? रिक्वेस्ट करना होता है, विनय मतलब समझते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कि सर थोड़ा देख लीजिएगा। तो विनय के रूप में यानी रिक्वेस्ट के रूप में हो सकता है, ऑर्डर नहीं। अब आप पता चला प्रपोजल देना है, बेचना है कि नहीं बेचना जमीन, बोले बड़ा नौटंकी कर रहे, जमीन मेरा और तुम हुकूमत जमाएगा। तो बोलता है प्रपोजल किस में होना चाहिए? नोट ऑर्डर। हम आपको प्रपोजल दे रहे हैं और आप धमकी दीजिएगा, ऑर्डर दीजिएगा मतलब धमकी दे रहे हैं। तो प्रपोजल जब भी होना चाहिए किस फॉर्म में होना चाहिए? रिक्वेस्ट के फॉर्म में होना चाहिए। बोलते हैं प्रस्ताव स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। प्रपोजल हम इस उद्देश्य से करते हैं सामने वाला एक्सेप्ट कर ही लेगा। कोई दिक्कत किसी को? अब प्रस्ताव का संवहन होना आवश्यक है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल जरूरी है। जो भी प्रपोजल है वो सामने वाले को समझ आना चाहिए कि हम क्या प्रस्ताव दिए। इसलिए देखिएगा जब बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट रहता है तो सामने वाला आपको समझाता है कि इसमें ये चीज़ पूछ रहा है, बताइए आप एग्री हैं, मोटा मोटी चीज़ आपसे पूछ लिया। कहीं कोई दिक्कत किसी को? कहीं कोई दिक्कत? अब प्रपोजल भी बहुत टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं प्रपोजल के, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में नहीं दिया है, 2-3 बता देते हैं। इसको ऑफर बोलते हैं। एक होता है, अच्छा सबसे पहले होता है ओपन ऑफर। ओपन ऑफर का मतलब क्या होता है? ओपन ऑफर का मतलब है कि हमने ऑफर प्रपोजल सबके लिए दे दिया, जो चाहे उसको एक्सेप्ट कर सकता है, जो चाहे उसको एक्सेप्ट कर सकता है। सीता का स्वयंवर सुने हो? वो क्या था? ओपन प्रपोजल था सीता से शादी करने का या स्पेसिफिक प्रपोजल था? ओपन था, जैसे बाजुओं में दम है, धनुष तोड़ो और ले जाओ, ओपन प्रपोजल, इसको बोलते हैं स्वयंवर। भारत में बहरहाल फिलहाल में भी स्वयंवर हुआ। प्रमोद महाजन एक नेता है बीजेपी के, उनका बेटा स्वयंवर किया। स्वयंवर करने का मतलब समझते हैं? सारी लड़कियां खड़ी है, जो कि बीजेपी नेता का पर बहुत बड़े नेता थे, मतलब प्रधानमंत्री बन जाते अगर जिंदा रहते तो, मतलब प्रधानमंत्री मटेरियल थे, इतना जबरदस्त नेता थे। और उनका बेटा बॉलीवुड में है, पता नहीं क्या वो करता है, वो राजनीति में नहीं है, राजनीति में उसकी उनकी बेटी है। और वो क्या किया, शादी करना था उसको, तो ओपन प्रपोजल दे दिया। ओपन प्रपोजल मतलब समझते हो? स्वयंवर करा दिया कि लड़की लोग खड़ी है और उसमें से चुनेगा कि कौन सी लड़की से वो शादी करेगा। सब अपना पूरा बायोडाटा लेके, लड़की पूरा सज धज के खड़ी है, बायोडाटा सामने है और सबको देख रहा है, चेक कर रहा है, और फिर वो शादी करेगा। तो वो हो सकता है उसके पास उतना प्रॉपर्टी है कि लोग शादी करने के लिए लाइन लगा दिया। तो ये क्या है? ओपन प्रपोजल, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। सीता का स्वयंवर था, वही ओपन प्रपोजल। जैसे कॉलेज आपको एडमिशन के समय क्या दिया, स्पेशल आप ही के घर आए थे निमंत्रण लेके, वो तो ओपन प्रपोजल दिया कि इतना से इतना तारीख तक सेमेस्टर 1 का एडमिशन होगा, जिसको कराना करा लो। अब कोई भी करा लिया है या नहीं? उसमें आप बोल नहीं सकते ये कैसे करा लिया, ये कैसे, कोई भी करा सकता। ओपन प्रपोजल, मेरे ट्यूशन में क्या ओपन प्रपोजल, कोई भी पढ़ सकता। तो एक होता है ओपन प्रपोजल, समझ गए, खुला प्रस्ताव, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। और एक होता है स्पेसिफिक प्रपोजल, विशेष प्रस्ताव, जब हम किसी विशेष आदमी को ही प्रपोजल दे रहे हैं। जैसे शादी विवाह में भी विशेष प्रस्ताव मिलता है। ओपन वाला तो सीता का स्वयंवर समझा दिए, और विशेष वाला होता है कि हम गए, 3 लोग बैठे हुए थे, उसमें बीच वाले के पास गए कि हम आपके अपनी बेटी का शादी आपके बेटे से करना चाहते हैं। अब वो बीच वाला बोले देखिए मेरा बेटा अभी पढ़ेगा तो हम अभी शादी नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन बगल वाला बोलता है हम कर लेंगे, क्या हम एक्सेप्ट करेंगे उसका? बोले सर हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपका बेटा एकदम निहायत कमीना है, बदमाश है, हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ इनको स्पेसिफिक प्रपोजल दे रहे थे, अगर ये एक्सेप्ट करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, बाकी आप दोनों को हम नहीं बोल रहे हैं। तो जब हम किसी एक विशेष व्यक्ति को प्रपोजल देते हैं कि तुम ही को ये काम करना है, तो होता है स्पेशल प्रपोजल। याद रहेगा, ओपन प्रपोजल, स्पेशल प्रपोजल, ठीक है। एक होता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब आप लोग हमेशा करते हैं, और हम लोग भी हमेशा करते हैं काउंटर ऑफर। दुकान में सामान खरीदना चाहते हैं ना, बार्गेनिंग जहाँ होता है वहाँ, तो हम तो देख लिए सामान पसंद आ गया, फिर प्राइस का ऑफर आ रहा है। दुकानदार बोला, पूछे कितना दोगे, बोला 1300 रुपया। हम बोले ना, 1300 ऑफर किया प्राइस का, हम एक्सेप्ट करेंगे तो सेल हो जाएगा। हम अगर हाँ बोल देंगे तो क्या होगा, सेल हो जाएगा, सामान मेरे पास, पैसा उसके पास। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रपोजल को साइड कर देते हैं। अब बोलते हैं 1100 में देना है। वो क्या प्रपोजल दिया हमको, 1300 का। हम चाहेंगे तो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे तो काम बन जाएगा, सेल हो जाएगा। लेकिन हम उसके प्रपोजल को किनारे धकेल दिए, एक्सेप्ट नहीं किए और रिजेक्ट भी नहीं किए, ये भी नहीं बोले कि छोड़ दो नहीं लेंगे।
हम ना तो एक्सेप्ट किए उसके प्रपोजल को और ना ही क्या किए, रिजेक्ट किए, हम बस उसको किनारे धक्का लगा दिए और हम इधर से एक प्रपोजल मार दिए कि 1100 में लेंगे, दोगे तो बताओ। इसी को बोलते हैं काउंटर प्रपोजल। क्या बोलते हैं कि हम आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं कर, रिजेक्ट कर देंगे तो दुकानदार बोले जाओ तो जाओ, लेकिन रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं हम, बस उसको खाली किनारे करके और हम क्या किए, अपने तरफ से फिर से प्रपोजल दे दिए। इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर या क्रॉस प्रपोजल। बात समझ गए, जैसे उधर से आया उसको रोको और इधर से काउंटर दे दो, इसी को काउंटर प्रपोजल बोलते हैं। तो ये जब आप सीए सीएमए फाउंडेशन के लिए तैयारी करते हैं तो ये सब हम लोग लॉ वहाँ पढ़ाते हैं, सीएमए इंटरमीडिएट में भी पढ़ाते हैं, तो वो बहुत डेप्थ में जाके वहाँ पे पूरा कानून ही पढ़ना, वहाँ इतने हल्के में नहीं पढ़ना जहाँ पढ़ रहे, वहाँ पे पूरा डेप्थ में जाके पढ़ना है। कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस क्या होता है, स्वीकृति। एक्सेप्टेंस सब जानते हो, जब एक व्यक्ति किसी सामने वाले के सामने प्रस्ताव रखता है तो उस प्रस्ताव को अगर वो स्वीकार कर लिया तो क्या बन जाएगा, नहीं स्वीकार किया तो कहानी खत्म। तो जब आप किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, इसी को प्रॉमिस बोलते हैं, वचन। वचन, वादा, वादा टूट सकता है। अच्छा टूट सकता है वचन की नहीं, अरे शादी विवाह में डाइवोर्स हो जा रहा है तो वचन टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, 7 वचन सब टूट गया, वचन टूट सकता है, इस पर कोई केस नहीं होगा। बात समझ में आया, वचन टूट सकता है, इस पर कोई केस नहीं होगा। हाँ बहुत ज्यादा होगा, बहुत जिद करेगा तो कोर्ट में मामला लेके जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा किसी के बिजनेस पर। अब हमने वचन दिया और तोड़ दिया तो उससे क्या हो जाएगा, आप कोर्ट नहीं जा सकते, हमको कोर्ट घसीट नहीं सकते, आप भले केस करिए मन की संतुष्टि के लिए, वचन टूट सकता है। बात समझ गए, इसलिए वचन टूट रहा है। तो प्रॉमिस अगर कोई व्यक्ति कर देता है तो टूट सकता, हो सकता है शाम तक हाँ बोला, शाम में बोला हाँ जी आप ही को जमीन बेचेंगे, रात में उसका दिमाग बदल गया, सुबह बोलते हैं हम नहीं बेचेंगे, तो क्या कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा गांव में 10 आदमी के सामने जहां हाँ बोला था उसको बेइज्जती करवाइएगा कि गजब आदमी है, देखो कल शाम में तुम लोग सामने हाँ बोला, रात में क्या पत्नी पढ़ा दी समझ में नहीं आ रहा, ये ना बोल रहा है। बेइज्जती कर सकते हैं, कुछ 2 बात बोल सकते हैं, लेकिन लीगल तौर पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए डर से जैसे कोई प्रॉमिस को एक्सेप्ट करता है ना, तुरंत उसको एग्रीमेंट बनवा लेना चाहिए। चलिए ना भैया कोर्ट में लिख दो ये बात कि अगर आप बोल तैयार हो मेरी जमीन, अपनी जमीन बेचने के लिए, तो चलो इस बात को कोर्ट में लिखवा लेते हैं एग्रीमेंट में। यहां अगर पहुंचे गया ना तो लपेट लेंगे उसको, लेकिन यहां तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बात समझ गए? तो होशियार आदमी को क्या करना चाहिए, प्रपोजल, प्रॉमिस, तुरंत क्या कर लो, एग्रीमेंट, सेम डे एग्रीमेंट बना लो, नहीं तो दिमाग घूमने में टाइम कोई भड़का देगा। अब आप 13 लाख में जमीन का डन किए और कोई आप ही का दुश्मन है जो आपसे ज्यादा जलता है और जाके झूठे ऑफर मार दिया, अरे 13 लाख में तुम फालतू का, 13 लाख का जमीन है जी, 17 लाख में जमीन जी बिकेगा जी, अभी हम देंगे 17 लाख। अब जो रात भर में उसका दिमाग फिर गया, कोई भी आदमी को लगता है कि ज्यादा पैसा मिले, अब 17 लाख का ऑफर मांगे। कोई दिक्कत है? तो ऐसे में ये चीज ध्यान रखना है कि सामने वाला ऑफर कर रहा है, तो अब आपको देखना है कि सामने वाला अगर एक्सेप्ट करता है तुरंत एग्रीमेंट आप करा लीजिए, कोई दिक्कत किसी को। अब चलते हैं कि फीचर्स ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है या लीगल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है कि एक्सेप्टेंस का क्या फीचर्स है और क्या लीगल रूल्स है। तो देखिए 6-7 लीगल रूल्स हैं। सबसे पहला क्या बोलता है कि स्वीकृति पूर्ण होना चाहिए और शर्त रहित होना चाहिए। आप अगर एक्सेप्ट करें तो कंडीशन मत लगा दो कि ऐसा होगा तब हम मानेंगे, नहीं, शर्त रहित, विदाउट कंडीशन। आप अगर हाँ बोल रहे हैं तो कंडीशन के बिना होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, स्वीकृति प्रस्ताव में निश्चित की गई विधि और ढंग के अनुरूप होनी चाहिए, जैसा प्रपोजल में लिखा गया वैसे ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तीसरा, एक निश्चित विधि के अभाव में, मतलब अगर कोई मेथड नहीं दिया हुआ है तो जो प्रचलित मेथड है उसी मेथड से एक्सेप्टेंस हो जाएगा। नियत समय में स्वीकृति होनी चाहिए, तय समय में आपको एक्सेप्टेंस देना होगा और नियत समय के अभाव में उचित समय में जो स्वीकृति का नियम है वो लगेगा। प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव के अंत में वापस लेने से पूर्व होनी चाहिए, यानी प्रस्ताव वापस लेने से पहले होनी चाहिए। अब हम वापस ले लिए प्रपोजल, तब आप एक्सेप्ट करने जा रहे हो तो मिलेगा। जैसे कॉलेज में एडमिशन, बोला कि भैया 20 तारीख से लेकर 5 तारीख तक एडमिशन डेट है, आप एडमिशन फॉर्म ले लिए, ठीक है, प्रपोजल दे दिया कॉलेज, अब गए हैं एक्सेप्ट करने के लिए, नहीं अब हम एडमिशन लेंगे 7 तारीख को, कॉलेज बोला मेरा डेट खत्म, तो आपको तय समय से पहले लेना होगा। और आगे क्या है, स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति को के द्वारा होनी चाहिए जिससे वह प्रस्ताव किया गया। अब जिसके ऊपर प्रस्ताव किया गया वही ना हमको स्वीकार करेगा। अब हम रतन टाटा को प्रपोजल दिए एग्रीमेंट करने का और दूसरा आदमी एग्रीमेंट करके देगा, मानेंगे क्या? हम जिसको प्रपोजल दिए वो ना हमको एक्सेप्ट करके देगा। अरे हाँ या नहीं, रमेश को हम प्रपोजल दिए कि उसको हमारे घर के आगे का जमीन बेचेगा
और रमेश नहीं तो उसका बेटा हमको लिख के दे दिया कि हाँ जाइए ना अंकल, टेंशन क्या लिए, हम मान लेंगे, नहीं मानेंगे। और क्या है, स्वीकारक को प्रस्तावक की जानकारी होनी चाहिए, यानी जो स्वीकार किया है उसकी जानकारी प्रस्तावक को होनी चाहिए, कि प्रपोजल को होना चाहिए कि कौन साइन किया है, कौन इसको स्वीकार किया है, कोई दिक्कत है, ये जानकारी उसको होनी चाहिए। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।